नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अगले 1 घंटे में आपके लिए तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं, खास आपको उसकी जानकारी दे दें। शुरुआत हम करेंगे 10 मिनट में 50 खबरों के साथ। आपको हैदराबाद के बाद मुंबई के सैलाब की तस्वीर दिखाएंगे, कैसे भारी बारिश की वजह से मुंबई लबालब हुई है। आगे नजरबंदी से रिहाई के बाद आर्टिकल 370 पर घाटी में फिर से नेताओं की गोलबंदी शुरू हो गई है। मुफ्ती और अब्दुल्ला मिलकर मोर्चा खोलने की तैयारी है और इसी पर आज मेहमानों के साथ हम करेंगे खास चर्चा। 11 बजे देखिए हमारा डबल एंकर शो 1 और 11, जहां पर खबरें होंगी रफ्तार और विस्तार के साथ। पे वार करता रहा। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। में सरकार की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि अपना अलग एजेंडा लेकर के चलना चाहिए। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। इस तरह के मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करना चाहिए उनको। गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी। कि नफरत की बीज बोते बोते 70 साल तक आपने कश्मीर को दिया किया। आर्टिकल 370 पर जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस साजिश के चेहरे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला हैं, जो कल मिले तो फिर से 370 का राग अलापने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने घर पर गुपकर समझौते को लेकर बैठक बुलाई है। यह समझौता आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सियासी एकजुटता को लेकर 1 साल पहले हुआ था और इसी साजिश के समझौते को फिर से जिंदा कर कश्मीर के अमन में आग लगाने की कोशिश हो रही है। गुपकर समझौते को लेकर आज जो बैठक होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम समेत 6 दल शामिल होने वाले हैं। एक साल 2 महीने और 9 दिन यानी कुल 436 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से आजादी क्या मिली, कश्मीर में अमन चैन को आग लगाने की साजिश शुरू हो गई। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती से मिलने आया और धारा 370 के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी की पूरी पटकथा तैयार हो गई। का डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नज़रिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी। ये दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की बीज बोते बोते 70 साल तक आपने कश्मीर को दिया किया, केवल नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। आप विकास की बात करें ना, इनको विकास से मतलब नहीं है, नफरत की रोटी सेक करके सत्ता में आना। उमर अब्दुल्ला जिस बैठक की बात कर रहे हैं उसका मकसद तफ्तील से जान समझ लीजिए। 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक हुई। ये बैठक कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले के ठीक 1 दिन पहले हुई। बैठक में धारा 370 हटाने के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का संकल्प लिया गया। संकल्प को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकार इलाके में ही है। अब रिहाई के बाद फिर से कश्मीरी नेता सियासी ऑक्सीजन के लिए देश विरोध का राग अलापने लगे हैं और मुद्दा है धारा 370 का। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उन्हें वो पसंद नहीं आया एप्लीकेशन ऑफ 370 और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर
जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। महबूबा अब्दुल्ला कश्मीर की आड़ में देश विरोध की राह पर निकल पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए साजिश का ये समझौता परवान चढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि धारा 370 बहुत पीछे छोड़ जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत आगे बढ़ चुकी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि गुप का डिक्लेरेशन ये है क्या, तो आपको ये बता दें, जैसे दिल्ली में लुटियंस इलाका है, आप इसे श्रीनगर का लुटियंस समझ लें। गुपकर रोड, जहां पर वीवीआईपी और एक हाई प्रोफाइल इलाका, जहां पर तमाम बड़े राजनीतिज्ञों का घर है, फारूक अब्दुल्ला का घर वहां पर है। इसलिए बीते साल हुए इस डिक्लेरेशन को, जो कि ठीक एक दिन पहले हुआ था जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, इसलिए इसे गुपकर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया और एक बार फिर नई सुगबुगाहट यहां पर शुरू हो रही है। खास मेहमान जुड़ गए चर्चा में हमारे साथ, बीजेपी से रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वहां पर प्रेसिडेंट भी हैं बीजेपी के। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब जुड़ गए हैं। इसके अलावा रूट्स इन कश्मीर के अध्यक्ष सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पीडीपी से हमारे साथ रऊफ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। रऊफ जी, आपके साथ इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 370 इस देश की चुनी हुई सरकार और संसद ने हटाया, वो आपको मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है, जिसे संवैधानिक बेंच देखेगी, वो भी आपको मंजूर नहीं है। मदद मांगी जा रही है चीन से, उम्मीद लगाई जा रही है चीन से कि चीन आके कश्मीर का निपटारा करेगा। कहां खड़े हैं आप? क्यों तकलीफ हो रही है आपको कश्मीर के अमन और चैन से? मीनाक्षी जी, हम चाहते हैं कि यहाँ अमन आए, चैन आए। ये मुल्क के हित में है गुफ्कार डिक्लेरेशन, ये मुल्क के खिलाफ डिक्लेरेशन नहीं है, ये लोगों की डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि जो गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से जो चीज हमसे छीनी गई है वो बिल्कुल गलत है, हमारे लोगों को वो मंजूर नहीं है। अगर ये मंजूर नहीं है तो ये कौन सी देशद्रोही बात है, ये कौन सी एंटी नेशनल बात है? हम चाहते हैं कि जो हक हमें इस मुल्क के कानून और आईन ने दिया है वो रेस्टोर किया जाए। यहां हालात इतने खराब है, यहां 12.5 लाख हमारे फौजी जवान हैं, उनको जब मूवमेंट करनी पड़ती है उनको हजारों फौजे जो है सड़कों पे लगाने पड़ते हैं। यहां देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सारे ऑफिसर्स बाहर से लाने पड़ रहे हैं। यहां गवर्नर से लेके डीजी से लेके डिविजनल कमिश्नर से लेके एसएसपी से लेके सारे ऑफिसर्स बाहर के हैं। क्या यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग नेशनलिस्ट नहीं है? उनको कोई हक नहीं है क्या? इतने यहाँ हालात खराब है कि सारे देशद्रोही है यहाँ? ये तो इस बात को देखिए, आपको हकीकत हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखनी पड़ेगी कि ये हमारा बेसिक हुकूक है जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिया था। हिंदुस्तान के सामने तो अभी फारूक अब्दुल्ला भी हैं जिनके साथ आप जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सामने फारूक अब्दुल्ला हैं जो अभी 3 दिन पहले ये कहते हैं कि चीन, अल्लाह की मदद से चीन हमारे लोगों की हेल्प करेगा। वो ये कहते हैं चीन हमारी हेल्प करेगा। क्या आपको ये नहीं दिखाई देता कि चीन बॉर्डर पर खड़ा है 150 किलोमीटर दूर? आप मुझे बताइए, 1 साल पहले तो चीन की बात नहीं थी। अगर आज लद्दाख में चीन बैठा है उस पर भी बात करें आप, उस पर भी गवर्नमेंट को बोले कोई इनिशिएट करें आप, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहां जो कल तक नेशनलिस्ट थे आज वो, और उनको आप चोर बना रहे हैं, आज उनको आप एंटी नेशनल कह रहे हैं। नेशनलिस्ट, ये कहां का इंसाफ है? इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्थर फेंकने वालों के साथ जाकर आप खड़े हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट। मुझे ये बात समझाइए, मुझे इस बात समझाइए रऊफ साहब सुनिए, मुझे ये बात समझाइए आप, जब सत्ता की मलाई चाहिए होती है, जलेबी और रबड़ी चाहिए होती है, तो आप अपनी राजनीतिक विचारधारा से समझौता करके बीजेपी के साथ सरकार बना देते हैं। नहीं, आप ये बताइए ना, जिस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ अपनी राजनीति की ताउम्र, उनके साथ आप सरकार बना देते हैं। कैसे आप एक आम कश्मीरी को कन्विंस करेंगे कि आप उनके साथ हैं? कैसे आप एक आम कश्मीरी को कन्विंस करेंगे कि आप उनके साथ हैं? मेन स्ट्रीम, यहाँ मेन स्ट्रीम के जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल वर्कर्स है 10 से 15 हजार इस मुल्क के लिए मरे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी है हिंदुस्तान में जिसका एक वर्कर इस मुल्क के लिए मरा है? जो ये आज बीजेपी और आरएसएस सिर्फ अपने हित में बात कर रही है, मुल्क के हित में बात नहीं कर रही है। मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। जब आपको सत्ता की मलाई खानी थी, मुख्यमंत्री पद चाहिए था, तो आपने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। रविंद्र रैना जी को लाइए चर्चा में। रविंद्र रैना जी, देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए इंसाफ की लड़ाई कर रहे हैं, रिस्टोर करेंगे आर्टिकल 370। विकास डिस्कस करना चाहिए आपको। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। डिक्लेरेशन
दो सरकारों के बीच के समझौते को कहा जाता है। ये इनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है अपने आप को बचाने के लिए। जो कश्मीर घाटी के अंदर जो जम्मू कश्मीर में लोग जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्टेड डिजेक्टेड लोगों का ये एक गुपकार एजेंडा है, ये डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। पिछले 70 सालों में धारा 370 की आड़ में पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के मानवाधिकारों का हनन हुआ, उनको नागरिकता नहीं दी गई। यहां दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग, उनको प्रताड़ना दी गई। यहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग, वो मुसलमान हैं, उनके अधिकारों को यहां उनको वंचित किया गया, अधिकारों से उनको प्रताड़ना दी गई। और यहां जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए गए। यहां राष्ट्रवादी शक्तियों को अपमानित किया गया, कभी चीन का समर्थन, कभी पाकिस्तान का समर्थन, कभी आतंकवादियों के झंडे, कभी देश दुश्मन ताकतों के झंडे इस धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में यहां लहराते रहे। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। ये एक विभाजनकारी धारा थी जिसको हटाना बहुत जरूरी था। इस धारा की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों का खिलवाड़ हुआ, हनन हुआ। जम्मू कश्मीर को इस धारा की आड़ में लहूलुहान किया गया। और पिछले 1 साल में जब इस धारा को उखाड़ के फेंक दिया गया, जम्मू कश्मीर अमन की ओर आगे बढ़ा है, शांति की ओर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। जम्मू कश्मीर की जनता ने गुप्कार एजेंडे को पहले ही कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंक दिया है, क्योंकि इस गुप्कार एजेंडे से जम्मू कश्मीर की जनता को कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ चंद पॉलिटिकल लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये एजेंडा चला रहे हैं। अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाए रखने के लिए ये इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। कश्मीर तो आगे निकल चुका है 1 साल में। माजिद हैदरी साहब। हाँ, देखिए मीनाक्षी साहिबा, सबसे पहली चीज, मैं इसे गुपकार डिक्लेरेशन नहीं कहता, मैं इसे गुपकार ओबिचुअरी कहता हूं। क्योंकि धारा 370 छीना नहीं गया है, धारा 370 की बेदर्दी से हत्या की गई है, और जिसकी हत्या की गई हो उसे मृत्यु घोषित किया जा सकता है। मरी हुई चीज वापस नहीं आती। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस पे अपनी सियासत करना चाहती है कि हम मरे हुए धारा 370 को जिंदा करेंगे, तो लोगों को धोखा देना होगा। लेकिन जो बात आपने की, आप खुद एक महिला है, मैं आपसे बात करूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा भी एक महिला है, उनका जो नाम ही अचानक सामने आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसे हमें थोड़ा पूरे राष्ट्र के इससे एंगल से देखना होगा। देखिए, जो कोई महिला इस देश में पिछले 6 वर्षों में अपना नाम बना रही है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो तो उन्हें सीबीआई अरेस्ट करवा लेती है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो जो जेएनयू के लिए खड़ी होती हैं तो उन्हें एनसीबी अरेस्ट करने के चक्कर में लग जाती है, प्रियंका गांधी साहिबा यूपी जाती है तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, हथरस की रेप विक्टिम को छुपा कर जलाया जाता है, रात के अंधेरे में उसकी फैमिली को भी दूर रखा जाता है। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भाजपा खुद सामने आती है कि औरतों को इस देश में उठने नहीं देना चाहती आरएसएस। ये आरएसएस की एक पॉलिसी है, ये एक पैट्रियार्कल पार्टी है। जो कोई महिला इस देश में नाम बनाएगी, आप भी ये क्या तुलना है? साहिबा, आपका भी नाम अगर बनेगा कल आपको भी आरएसएस से खतरा नहीं, नहीं, मेरे को किसी से कोई खतरा नहीं है। मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, किसी से हिंदुस्तान में किसी को कोई डर नहीं है। इसी हिंदुस्तान में रफाल विमान महिला उड़ा रही है, इसी हिंदुस्तान में वॉरफेयर शिप में, नेवी के जहाज में महिलाएं जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस दिखाई देते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्या तुलना है? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी मुफ्ती साहब की बेटी है ना, मुफ्ती साहब की बेटी है। परिवारवाद रहा ना, परिवार में मिल गई ना कुर्सी, उन्हें मुख्यमंत्री बन गई ना वो। जिस बीजेपी को जिंदगी भर गाली दी, जिनकी विचारधारा को जिंदगी भर गाली दी, उनके साथ मिलकर सरकार बना ली ना। ये क्या तुलना दे रहे हैं आप? सर देश में, सर देखिए, हम एक बहस को एक संजीदगी के साथ करते हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। कम से कम कश्मीरी को, कम से कम एक आम कश्मीर को एक ऐसा मैसेज दीजिए कि उसे आपके ऊपर भरोसा हो। देखिए, मैं वही देशवासियों को इस बड़े चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि नारी शक्ति की बात करने वाली सरकार एक्चुअली में नारियों के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भारत के ही संविधान की शपथ ली थी, दीपिका पादुकोण पद्मावत भारत की पिक्चरों के लिए बनी थी, रिया चक्रवर्ती देश का नाम रोशन कर रही थी,
वो ठीक है, मुझे बेचारी समझ में नहीं आ रहा दलित कि की जो- आप ये जिसका जो तुलनाएं बलात्कार हैं हुआ, इन हाथरस तुलनाओं में की, वो इस भी एनालॉजी देश को की मुझे बेटी लगता है समझ आप ठीक से नहीं पा रहे हैं। सवाल यहाँ पर कश्मीर में जो ये जिस तरह से स्थिति को भड़काने की कोशिश हो रही है, वहां पर खराब करने की कोशिश हो रही है, बात इस पर है। सुशील पंडित जी, आप देखिए, चर्चा में आइए। महबूबा मुफ्ती सुशील साहिबा पंडित को- जी, महबूबा मुफ्ती आरोप साहिबा को ये अदालत लगाया ने गया रिलीज पीडीपी की किया, तरफ से भाजपा और ने रिलीज कश्मीर में किया। जो पार्टियां हैं कि एक दिल्ली दरबार है और दिल्ली दरबार से कश्मीर के लिए फैसला आ गया, लेकिन श्रीनगर दरबार भी तो सचता हुआ हम देख रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये जो दरबारों के बीच की राजनीति है, इससे आगे बढ़ते हुए कश्मीरी पंडितों के अधिकार, उनकी मौजूदगी, उनके राइट्स, उनका पुनर्वास, इसकी बात कौन करेगा? नहीं, इसकी बात दोनों दरबारों में कहीं नहीं होती है। हम लोग हाशिए पर हैं और हम लोग किसी भी स्थिति में औचित्य से बाहर हैं। हम लोगों को तो प्राथमिकता में ही नहीं रखा गया है। कश्मीरी हिंदू समाज, क्योंकि वो हिंदू है, तो इसलिए इस देश में परिहार्य है, त्याज्य है। उसे हर हाल में सिर्फ पिसना है और कष्ट भोगना है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह करे उन्हें कोई बताए कि अल्लाह का हुक्म है वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी। और वतन क्या है, ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस वतन के खिलाफ जब वो गद्दारी करेंगे चीन के साथ बैठकर, पाकिस्तान के साथ बैठकर, तो अल्लाह उनकी मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह उनको इसके लिए सजा देगा और दे रहा है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने उन्हें औने पौने में बिना शर्त क्यों रिहा कर दिया। अब ये दोनों मिलकर एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, बिगटरी शुरू कर रहे हैं, जो ये पहले भी करते थे। इनकी जुगलबंदी भारत के खिलाफ शुरू हो गई है। क्या इसीलिए छोड़े गए हैं ये लोग? ये बड़ा सवाल है। इनको जब नजरबंद किया गया था, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे लोकसभा में कि इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने कश्मीर को लूटा है, जिहाद के हवाले किया है, वहां पर इन्होंने हिंसा के साथ मिलीभगत की है। तो मैं इतनी सी अपेक्षा रखता था कि कम से कम एक आरोप पत्र आएगा, इन पर मुकदमा चलेगा, लोगों को श्वेत पत्र के माध्यम से बताया जाएगा कि इनकी कई वर्षों में क्या कारगुजारियां रही। सुशील पंडित जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रविंद्र रैना जी, लेकिन मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए जो सुशील पंडित जी ने यहां पर उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ये कह देते हैं कि चीन की मदद से बहाल होगा 370। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है देशद्रोह है ये। अरेस्ट क्यों नहीं होते फारूक अब्दुल्ला? एक्शन क्यों नहीं होता उनके ऊपर? आप भी उनको मौका दे रहे हैं ना राजनीति करने का। जी बिल्कुल, हमने फारूक अब्दुल्ला की सारी गतिविधियों, इन षड्यंत्रों के खिलाफ यहां कोर्ट में भी पीआईएल दायर की है और हमारी मांग है कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। यहाँ तक बात है कि इनकी जो प्रिवेंटिव कस्टडी से इनको बाहर निकाला गया है, जो प्रिवेंटिव कस्टडी से इनको बाहर निकाला गया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इन्होंने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार इनको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की एलजी प्रशासन ने, यहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको रिलीज करना पड़ा। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी एप्रीहेंशन दिखाई थी कि ये काफी जहरीले और भड़काऊ भाषण देकर यहाँ के हालात खराब कर सकते हैं। सुशील जी कुछ लेकिन कह रहे हैं। अदालत का जो सर्वोच्च अदालत सुशील जी की बात को शामिल किया जाए। फैसला मानना सरकारों का काम होता है। हमारा देश एक इंडिपेंडेंट, एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदालत के फैसले को हमने माना है। रही बात यहाँ के, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या श्री उमर अब्दुल्ला हो, जो लोग देश के साथ षड्यंत्र करेंगे, मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से इन सबको कहता हूं, आपका ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप जितना मर्जी बैठकें कर लो, जितना मर्जी षड्यंत्र ये कश्मीर के अंदर गुप्तकार के अंदर बैठ के करें, इनके इस पाकिस्तानी एजेंडे को हम नहीं चलने देंगे। और जो षड्यंत्र करेगा, गुप्तकार की इसी बैठक का देखिए लगातार हम वो विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं जो बीते साल 4 अगस्त 2019 को बैठक हुई थी और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 5 तारीख को आर्टिकल 370 देश की संसद ने हटाया था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यही पाकिस्तान तारीफ करता है गुप्तकार के इस डिक्लेरेशन की। तो हम यहां पर कर रहे हैं एक अहम चर्चा की 370 पर दोस्ती लेकिन देश से दुश्मनी, क्योंकि आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत 6 ऐसे दल हैं जो मुलाकात करने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार रोड। और पिछले साल ये तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 अगस्त 2019 की, जब
गुपकार समझौते पर ये अहम बैठक हुई जिसमें ये 6 राजनीतिक दल साथ आए। विचारधाराएं बेशक अलग, एक दूसरे के दुश्मन बेशक, लेकिन 370 के मसले पर एक साथ दिखाई दिए। और अब आज फिर मुलाकात का कार्यक्रम है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूं। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। ये दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की बीज बोते बोते 70 साल तक आपने कश्मीर को दिया किया, केवल नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। आज अगर एक छोटी सी अवधि में वहां चुनाव हुआ, वहां विकास हो रहे हैं, वहां का एलजी 4 किलोमीटर मनोज सिन्हा पहाड़ पे जाकर के लोगों से मिल रहे हैं जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। आप विकास की बात करें ना, इनको विकास से मतलब नहीं है, नफरत की रोटी सेक करके सत्ता में आना है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राउफ साहब, सवाल मेरा सीधा आपसे ये है, ये तस्वीर हमने देखी और जो आरोप केंद्रीय मंत्री भी लगा रहे हैं कि 70 सालों में कश्मीर को क्या दिया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो दल वहां पर सत्ता में रहे उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर तक सिमट गई। ना उन्हें जम्मू के लोग कभी दिखाई दिए, ना उन्हें लद्दाख के लोग कभी दिखाई दिए। अब अगर देश की संसद से एक फैसला हुआ है तो उसका सम्मान करने की बजाय, कश्मीर के विकास में योगदान देने की बजाय आप क्यों वहां का अमन बिगाड़ना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यूनाइट है। इस जो ये फैसला हुआ है पिछले 5 अगस्त को, इसको रद्द कर चुके हैं। और जो विकास की आप बात कर रहे हो, कौन सा विकास है? आप मुझे बोलो, पूरे मुल्क में कितनी हमारी जीडीपी कहां पहुंची? नहीं, हमारी 370 हटाए जाने के बाद जो लद्दाख में जश्न मना, उसकी तस्वीरें आपने नहीं देखी? आप मुझे बताएं, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। लद्दाख के लोगों ने किस तरह से स्वागत किया इस फैसले का कि बीते 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ हमें इग्नोर किया है कश्मीर के नेताओं ने। आपने ये नहीं सुना? क्यों जीडीपी बनाने, अपनी जो टीआरपी बढ़ाने के लिए क्यों आप अपने आप को गोदी मीडिया कहलाते हो लोगों से? आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। अरे जनाब, आप मुझे बताएं कौन सा आपसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपके पास है नहीं, तो आप टीआरपी के आंकड़े हमें गिनाने लगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो राज किया है उसका हिसाब आपके पास है नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप लोगों की जो राजनीति श्रीनगर के दायरे में सिमट जाती है, सिर्फ उसके आगे वो राजनीति बढ़ती रही है, मुझे उस पर जवाब दीजिए ना। कश्मीर की आवाम के लिए आपने क्या किया है? देशद्रोही बात है इसमें, कौन सी एंटी नेशनल बात है? आप मुझे बताएं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो बेसिक हुकूक है उन्हें रेस्टोर करो, ये कौन सी देशद्रोही वाली बात है? हम ये कह रहे हैं। अच्छा बताइए, फिर समझौते के बाद क्या होगा? बताइए, बताओ, चलिए बताइए, आपके पास क्या अथॉरिटी है और इस समझौते के बाद क्या होगा? देश को बताइए। वो तो खुदकुशियां कर रहे हैं। आप किसानों की बात करें ना, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। अरे सर, आप कश्मीर की बात तो करिए, जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, आप उन्हीं की बात कर लीजिए ना। आप बताइए, आज की मुलाकात के बाद क्या होगा? नहीं, क्या करेंगे आप बताइए? कैसे आर्टिकल 370 रिस्टोर करेंगे, बताइए देश को। हमारे फौजी जवान है, 12.5 आप ये बताइए, आप आर्टिकल 370 कैसे रिस्टोर करेंगे जनाब, ये बताइए। राउफ साहब, हजारों अपने राउफ साहब, आर्टिकल 370 आप कैसे रिस्टोर करेंगे? तब जाके बताइए देश को। तब जाके दूसरी जगह वो जा पा रहे हैं, चीन की मदद से करेंगे ताकि वो कोई अनटुवर्ड्स कोई राउफ साहब कैसे रिस्टोर करेंगे, ये तो बताइए। क्या प्लान है, कैसे रिस्टोर करेंगे? 15 अगस्त को यहाँ आपको कर्फ्यू लगाना पड़ता है। आप मुझे बताएं कौन से हालात ठीक है? ठीक है, रविंद्र रैना जी से मैं जवाब दूंगी। माजिद साहब, एक बार आप भी चर्चा में आइए। माजिद साहब, देखिए सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये जो दल साथ में आ रहे हैं, कैसे इन्होंने अपनी विचारधाराओं के साथ समझौता किया है, ये तो एक आम कश्मीरी भी देख रहा है ना। कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल उपस्थिति दिखानी है, उसकी डेफिनेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग है, फारूक अब्दुल्ला की अलग है, महबूबा मुफ्ती की अलग है। मुझे बताएं,
तो कैसे सामंजस्य बनेगा? कितने जो है स्टेट देखिए मीनाक्षी साहिबा, इन लीडर्स में से जितने भी ये नेता हैं, इनको ना अदालत ने पकड़ा था ना अदालत ने रिहा किया। इन सबों को भाजपा की सरकार ने पकड़ा था और भाजपा की सरकार ने रिहा किया। इमोशन जो है अब पहली चीज मैं फिर से बता दूं, 370 तो वापस आने वाला नहीं, ये 370 की चिता पर अपनी रोटियां सेकेंगे। लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है अब्दुल्लाओं ने क्या किया, मुफ्तियों ने क्या किया, 70 वर्षों में क्या हुआ, पिछले 6 साल में भाजपा ने क्या किया? अरे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? जो भाजपा की सरकार कहती है कि अफगानिस्तान के हिंदुओं को हम इस देश में बसाएंगे, वो भाजपा की सरकार कश्मीरी पंडितों को 6 वर्षों में कश्मीर में बसा नहीं पाई। ये सारा जो इस देश का जो मामला खराब हो गया है ना, ये आरएसएस की गंदी राजनीति की वजह से हुआ है। आप छोड़ रहे हैं, कश्मीर के राजनेता चोर थे, अच्छे थे, वो दुनिया जानती है, देश जानता है, इधर के लोग नागरिक जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने जो वादा किया था पिछले साल, भाई कश्मीर में तो अमन आएगा, शांति आएगी, कश्मीर का तो पिछले 1 साल से बेड़ा गर्क है। आप कहते थे 70 वर्षों में भ्रष्टाचारी नेता थे, जो पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर की सरकार में भ्रष्टाचार है, 70 वर्षों में कभी नहीं था। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटों का ऐसा राज चल रहा है कि आपका खुद विवेकानंद फाउंडेशन लिखती है कि कश्मीर में ब्यूरोक्रेट जो है वो वाइसरायज की तरह काम करते हैं। तो अभी तो आप अंग्रेजों के जमाने में वापस गए, अंग्रेजों के टाइम का कलोनियल राज चल रहा है कश्मीर में। माजिद हैदरी यहाँ पर कश्मीर को लेकर बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। रविंद्र रैना जी, माजिद हैदरी साहब जो सवाल उठा रहे हैं, उसी पर मैं एक सवाल आपके लिए और जोड़ रही हूँ। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते 1 साल से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही तय करना होगा। आप किससे बात करेंगे वहां पर? अगर जो नेता आज वहां नहीं मिल रहे हैं, अगर आप इन्हें खारिज करते हैं, तो वहां किससे बात करेंगे? वहां पर पॉलिटिकली अब कैसे हालात को आगे बढ़ाया जाएगा? रविंद्र रैना जी, सामने रखना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को हटा दिया गया, उसके बाद पूरे लद्दाख रीजन में और संपूर्ण जम्मू रीजन में जबरदस्त जश्न हुआ। कश्मीर घाटी के अंदर भी जहां छोटी मोटी घटनाओं को लेकर वहां प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी, इन तमाम कश्मीर के इन लीडरों को, जब पॉलिटिकल लीडरों को यहां प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया, एक पत्थर भी कश्मीर की किसी सड़क पर, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी गांव में नहीं चला। कश्मीर के लोग बहुत खुश थे कि इन लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला, क्योंकि इन्होंने ही हमेशा भड़काऊ भाषण देकर कश्मीर की सड़कों को कि जो 1 साल से पॉलिटिकल वैक्यूम है कश्मीर में, 1 साल का करप्शन की बात करते हैं, लंबा समय होता है, तो 1 साल के समय में जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम है, ये कैसे भरेगा? देश की टॉप लीडरशिप, एक सेकेंड राव साहब, एक सेकेंड रुके, सवाल उनसे पूछने दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। रविंद्र रैना जी, मुझे ये बताइए, देश की टॉप लीडरशिप कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए किससे बात करेगी? मीनाक्षी जी, देश के जितने भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पंचायत स्तर के दौरे किए, बैक टू विलेज लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ आउटरीच है, यहाँ के एडवाइजर्स, यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आम लोगों से पब्लिक दरबार करके मिल रहे हैं, खुले दरबार में मिल रहे हैं, सारी जनता के साथ मिल रहे हैं। रही पॉलिटिकल चीजों को आगे बढ़ाने की, तो यहाँ अभी डिलिमिटेशन परिसीमन होने बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे परिसीमन पूरा होगा, जैसे ही डिलिमिटेशन पूरा होगा, पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा है, ऐसे में तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन सब करने के लिए इंटरनेट की जो स्पीड चाहिए, वो इंटरनेट की स्पीड नहीं है कश्मीर में। वहां पर जो एक आम कश्मीरी है, कोई बिजनेस चलाता है, छोटा व्यापार भी करता है, डिजिटल पेमेंट्स में उन्हें दिक्कत हो रही है। ये सब कब रिस्टोर होगा अगर सब कुछ वहां ठीक है? वहां से जो फोर्स वहां पर तैनात है, वहां से कब हटेगी? ये सवाल तो एक आम कश्मीरी के जहन में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार हो, सीधा जनता के साथ समझौता हो रहा है। एक सेकंड रविंद्र रैना जी की आवाज ऊपर चलिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। एक सेकंड राव साहब, आप ही का सवाल पूछा है ना, जवाब तो देने दीजिए उन्हें। गाँव का दौरा, राव साहब सुन लीजिए एक बार। सरकार के अंदर रहते हुए रविंद्र रैना जी बताइए, अगर सब कुछ ठीक है, होंगे जितने रविंद्र रैना जी, अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है, तो देश की टॉप लीडरशिप कश्मीर में किससे बात करेगी? वहां पर पॉलिटिकल हालात को सुधारने के लिए किससे बात होगी? मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सेटअप में लोग हैं,
हमारी जम्मू कोशिश कश्मीर रहेगी के अंदर इस कि जो समय sentiment है, जो अगर emotion है, आप पंचायत लोगों के उसको जो चुनाव address किया जाए। पिछले कई जब सालों आप में नेशनल नागाओं के साथ कॉन्फ्रेंस और बात करते पीडीपी हैं, ने वो ठीक नहीं है। कराए थे। ठीक है। हमारी सरकार सुशील पंडित जी को लाइए। जम्मू कश्मीर के अंदर सुशील पंडित जी, पंचायत के चुनाव कराए। सुशील पंडित जी को लाइए चर्चा में। ब्लॉक समितियों के सुशील चुनाव पंडित हुए जी, हैं जम्मू कश्मीर के किससे अंदर। बात होगी कश्मीर में? शहरी पॉलिटिकल निकाय वैक्यूम को भरने के लिए किससे बात होगी कश्मीर में? और उसके साथ जो मीनाक्षी जी, पॉलिटिकल चुप करें जो तो मैं पार्टीज के लोग हैं ठीक है, उनसे एक लगातार सेकेंड बात मैं हो चाहूंगी रही है। राहुल हमें साहब, इस पर रविंद्र रैना जी, माननीय प्लीज गृह मंत्री जी प्लीज हम सुन लेते हैं। पैनल पे बाकी गेस्ट का भी आप सम्मान करिए, प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको समय दिया, अब उन्हें बोलने दीजिए। सुशील पंडित जी बोलिए। हाँ, कोई ये कहेगा कि हम बंदूक मीनाक्षी उठा जी ने के चुप आएंगे। कराइए, वरना बात का कोई फायदा नहीं है। एक सेकेंड प्लीज, रैना साहब प्लीज रुकिए। सुशील पंडित जी, मीनाक्षी जी, 5 अगस्त को जब फैसले हुए, ये वादा था कि नया कश्मीर दिया जाएगा, वहां नई राजनीति होगी, वहां नए सिरे से काम होगा। लेकिन हमने क्या देखा? 8 फरवरी को एक नई पार्टी बनी, 12 फरवरी को गुपचुप अमरजीत सिंह दुल्लत को भेजा गया चुपचाप वार्ता करने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ। 13 फरवरी को वही अल्ताफ बुखारी जिसकी गाड़ी से आरडीएक्स पकड़ा गया था, अवैध हथियार पकड़े गए थे, जो महबूबा मुफ्ती का फाइनेंस मिनिस्टर था, वो अपने 24 लोगों के डेलीगेशन के साथ दिल्ली आया। प्रधानमंत्री ने गोद में बिठाकर फोटो खिंचाई। अगले दिन होम मिनिस्टर के साथ बहुत सी तस्वीरें खींची गई। और जिस फारूक अब्दुल्ला को 6 महीने के लिए नजरबंद की मियाद बढ़ा दी गई थी, उसको 3 ही दिन के अंदर बिना शर्त रिहा किया गया। और कल महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया। तो जिस वैक्यूम को नए सिरे से नए लोगों ने नई राजनीति में भरना था, उस वैक्यूम में वही पुराने पिटे हुए कारतूस, टूटे हुए कारतूस ताश के पत्तों की तरह फेंट कर हमारे सामने रख दिए गए। नई बोतल में पुरानी शराब भर दी गई। और ये कहा जा रहा है कि अब पार्टी की सियासत ये छोड़ो, आप लोगों से होगा देश के बारे में सोचो, यहाँ की जीडीपी देखो क्या है, इकोनॉमी के बारे में सोचो, तहस नहस किया, विकास की बात करें, कहाँ विकास है? यहाँ जो है करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो गए हो, कश्मीर के तो उस क्या बात वैक्यूम करते को हैं फिर से भरने जा रहे हैं। आप सिर्फ टीवी पे भाषण देते हो। इसके विषय के अभी भी ऊपर एजेंट है। राहुल साहब देखिए, मैंने आपको पैनल पर इनवाइट किया। पैनल पर मैं आपसे सवाल कश्मीर के बारे में पूछ रही हूँ। अगर जीडीपी पर सवाल पूछना होगा तो मैं किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से सवाल पूछूंगी। मैं आपसे कश्मीर के बारे में सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब आपके पास है नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब आप सत्ता में थे आपने कश्मीर को क्या दिया? आज जो आप ये डिक्लेरेशन को लेकर दोबारा बैठक कर रहे हैं, इस बैठक से क्या हासिल होगा, क्या करेंगे आप बताइए? आर्टिकल 370 रिस्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास इसका जवाब नहीं है। आप दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं, जो सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। रविंद्र रैना जी, सुशील पंडित जी ने यहाँ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि नया कश्मीर बनाने की बात थी, लेकिन पुराने मोहरे ही आज मैदान में हैं। रविंद्र रैना जी, मुझे बताएं किसने किया उसको? देखिए मीनाक्षी जी, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से यहाँ ना तो पंचायतों के चुनाव थे, ना अगर आप बार-बार बोलेंगे तो फिर आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहते। प्लीज सुनिए। मोदी सरकार ने आपका ही सवाल पूछा है ना, सुन लीजिए। पंचायतों के चुनाव रविंद्र रैना जी बोलिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 से ऊपर चुने हुए पंचायतों के नुमाइंदे हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष हैं, शहरी निकाय के अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुने हैं। न केवल जम्मू संभाग में बल्कि कश्मीर घाटी के गांव-गांव और शहर के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडीज के। इसके साथ पंचायत स्तर पर भी हमने देखा है, पंचायत स्तर पर भी किस तरह के अटैक्स बीते समय में हुए हैं देखा है। लेकिन यहां पर बड़ी तस्वीर ये है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर करने के नाम पर अलगाववाद का सपना देख रहे लोग, जो ऑक्सीजन हासिल करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक महत्वता बचाए रखने के लिए, उसे लेकर गंभीर सवाल हैं। और सवाल कश्मीर का भी है। जो वादा नए कश्मीर का किया गया 1 साल में, उस पर कहां तक सरकार आगे बढ़ पाई? कश्मीर में राजनीतिक संजीवनी तलाशने की एक कोशिश हो रही है, जिसे लेकर आज महबूबा मुफ्ती, जो कि हाल ही में नजरबंदी से रिहा हुई हैं, वो गुपका रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचने वाली हैं। और यहां पर दरअसल रिवाइव किया जाएगा उस बैठक और समझौते को जो बीते साल 4 अगस्त 2019 को हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत 6 दल इसमें शामिल हैं, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कश्मीर में क्या अमन और चैन बिगाड़ने की ये कोशिश है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।